हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर थर्ड भी हम पढ़ रहे थे। उसमें जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट किया था, दैट इज टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। उसमें देखे थे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 5 टाइप होते हैं। फर्स्ट था हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, सेकंड था परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, सेकंड था यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, फोर्थ था रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड एंड फिफ्थ था रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। आपको याद कैसे रखना है, मैं आपको टेबल बना के बताया था, उससे उसको आपको कहना है टेबल को प्रॉपर बनाना है, को याद रखना है। ठीक है, तो हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे और अगला क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो 5 टाइप जो देखे हमने। फर्स्ट था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसमें होता क्या है, डिमांड इज परफेक्टली एक्सट्रीमली इलास्टिक सेंसिटिव होता है। इसका मतलब क्या कि प्राइस में स्लाइट चेंज हुआ या नेग्लिजिबल चेंज हुआ तो भी क्या होता है, डिमांड हमारा इनफाइनाइटली चेंज होता है ना। इनफाइनाइट मतलब एक्सट्रीमली चेंज होता है, तो उसे हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है ना। तो आपको हमने बात की थी कि ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है, आपको देखने नहीं मिलता है रियल लाइफ में कि प्राइस मामूली चेंज हो और डिमांड एकदम से चेंज हो जाए, ऐसा आपको देखने नहीं मिलता है। तो इस थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है। ईडी क्या आएगा, ईडी आएगा इंफिनिटी आएगा। एंड जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा आएगा, आपका हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, हमने डिस्कस किया था। सेकंड जो टाइप था परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जिसमें क्या होता है परफेक्टली एक्सट्रीमली इन इलास्टिक मतलब इनसेंसिटिव। तो क्या करना है कि प्राइस में चेंज होने के बावजूद अगर आपका डिमांड कांस्टेंट रहता है, डिमांड अगर चेंज नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। मींस प्राइस आपका 10% से बढ़ गया बट डिमांड जितना था उतना ही रहेगा, डिमांड चेंज नहीं होगा, तो उसे कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। मींस डिमांड बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है, डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है भले ही प्राइस में चेंज हो जाए। ओके, तो हमने देखा था कि ये भी आपको बहुत रेयर देखने मिलता है, कुछ स्पेसिफिक गुड्स में आपको देखने मिलेगा, जैसे एग्जांपल सॉल्ट की हमने बात की थी, राइट। ओके, तो यहाँ पे होता है ईडी क्या आएगा, ईडी इज इक्वल टू 0 आएगा। एंड जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा आता है, वर्टिकल आता है पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है। थर्ड देखा हमने यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कि व्हेन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स एन इक्वल प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। That means when percentage change in quantity demanded is equal to percentage change in price, जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में होगा उतना ही चेंज इसमें होगा, डिमांड में होगा, तो उसे क्या कहेंगे हम, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ईडी कितना आएगा, 1 आएगा। ईडी कैसे निकालना आपको पता है, आपको फॉर्मूला, और आज हम वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अब जब दोनों अगर इक्वल है तो आपका आंसर 1 आएगा, है ना। और जो कर्व होता है कैसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। ठीक है, हमने डिस्कस किया था। उसके बाद जो फोर्थ टाइप है वो है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। मींस आपको रिलेटिवली मतलब इन रिलेशन विद प्राइस डिमांड इज इलास्टिक मतलब सेंसिटिव होता है। तो व्हेन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स अबाउट मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो जितना प्रोपोर्शनेट चेंज प्राइस में होगा उससे ज्यादा चेंज इसमें होगा, डिमांड में होगा। ठीक है, तो उसे कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। मैं आपको बताता ऐड करना है यहाँ पे। इन अदर वर्ड्स, when percentage change in quantity demanded is greater than percentage change in price, तो क्या कहेंगे उसे हम, उसे कहेंगे relatively elastic demand। ed will be greater than 1। ठीक है, जो कर्व आएगा वो कहेगा फ्लैटर आएगा, फ्लैट आएगा इस तरह का, है ना। एंड जो फिफ्थ टाइप था हमारा होता है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, जिसमें इसका उल्टा होता है कि व्हेन proportionate change in price brings about less than proportionate change in quantity demanded, तो जितना proportionate change प्राइस में होगा उससे कम proportionate change इसमें होगा, प्राइस डिमांड में होगा। ठीक है, जितना प्राइस में होगा उससे कम चेंज डिमांड में होगा। तो इन अदर वर्ड्स, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, ईडी विल बी लेस देन 1। ठीक है, एंड आपका जो डिमांड कर्व आता है वो क्या आता है, आपका स्टीप आता है। मतलब ये फ्लैट था और ये स्टीप होता है, आपको समझना फर्क, ये फ्लैट और ये स्टीप। तो इस तरह का क्या है, आपका डिमांड कर्व आने वाला है। ओके, तो ये हमने सारे डिस्कस किया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको भी पढ़ा लिया है, कल ही आपको मैंने पढ़ा था, आज आपने रिवीजन किया है। ठीक है, तो आपसे एक्सपेक्ट करता हूं मैं कि आप लोग पढ़ेंगे और डाउट्स हैं तो आप मुझे पूछेंगे। ठीक है, चलो, तो आज का जो क्वेश्चन पढ़ना है वो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है जो 8 मार्क के लिए आ सकता है या 4 मार्क के लिए मैं पूछते हैं बहुत बार। वो है हमारा
मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेथड्स टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मेथड क्या तरीके से हमने अभी बात कर ली कि आंसर 1 आया मतलब यूनिटरी इलास्टिक है, ग्रेटर देन 1 आया मतलब रिलेटिवली इलास्टिक है, 0 आया मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक है, हमने ये बात कर ली। लेकिन एक कैसे निकालना है ना, कैसे निकालना है, 1 है या 0 है या तो ना लेस देन 0 है, लेस देन 1 है, ये जो भी आंसर आएगा ये निकालना कैसे है, वो निकालने के लिए हमें जो मेथड्स फॉलो करना है वो हमें पढ़ना है। तो देयर आर 3 मेथड्स, जो आपको 3 मेथड दिए हैं, उसमें से फर्स्ट 2 मेथड आज हम कंप्लीट करेंगे और थर्ड मेथड कल होगा शायद, देखेंगे हम कितना होता है आज। ओके, चलेगा। तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड विच इज द सिंपलेस्ट मेथड, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। जो मेथड का नाम क्या है, देखो हम पढ़ने वाले हैं अभी मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी जो हमने पढ़ा अभी, वो निकालने के मेथड्स क्या है। उसके पहले आपको कुछ एग्जांपल्स अगर दिए हैं, आपको पढ़ लेने हैं वो, ठीक ना। तो आपको डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो उसमें। चलो, रेशियो, फर्स्ट मेथड इज रेशियो और परसेंटेज मेथड। क्या नाम है, सिंपलेस्ट मेथड है, बोलते रेशियो और परसेंटेज मेथड। जो हमने फॉर्मूला देखा था, सेम यही यहाँ पे आपको यूज करना है। क्या फॉर्मूला आएगा, इन दिस मेथड वी विल कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या फॉर्मूला आपका, फिर से रिपीट करना, आपको याद करना है फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो आपका जो भी आंसर आएगा, अगर आपका आंसर एग्जांपल 1 आता है तो आपका आप क्या कहेंगे, डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। आपका आंसर अगर लेस देन 1 आता है तो आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, सोच के बताना है, आपको कंसेप्ट अभी पता हो जाना चाहिए। लेस देन 1 आया आपका आंसर, 0.7 आया एग्जांपल 0.7, तो क्या कहेंगे हम, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। आपका आंसर अगर इन्फिनिटी आया तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। आपका आंसर अगर 1.7 आया या 2.7 आया या 4 आया आंसर, तो क्या कहेंगे, रिलेटिवली इलास्टिक कहेंगे, ग्रेटर देन 1। समझता आपको। तो इस तरह से क्या करना आपको, आंसर आप उसको समझ सकते हो, ठीक है। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज अ वेरी सिंपल मेथड व्हिच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है ना। पढ़ेंगे, देखो, रेशियो मेथड इज डेवलप्ड बाय सेम प्रोफेसर मार्शल। मार्शल का ही सारा कंट्रीब्यूशन है, हमने बात की थी पहले। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड, कैसे मेजर करेंगे, बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या करना आपको, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, परसेंटेज मेथड इज ऑल्सो नोन एज अरिथमेटिक मेथड, याद रखना है, उसे क्या कहेंगे, अरिथमेटिक मेथड भी कहेंगे ना। आप क्या कर रहे हो, सिंपल फॉर्मूला यूज कर रहे हो। प्राइस इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एज, देखो फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है ना। तो उसे हम ऐसा कह सकते हैं कि परसेंटेज, देखो आपको दिया परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये जो डेल्टा होता है चेंज के लिए होता है ना, परसेंटेज चेंज इन क्यू मतलब डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अभी सबसे जरूरी आपको समझना है कि परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, है ना। तो वो निकालने के लिए मैं थोड़ा आपको, देखो अभी ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बट फिर भी थोड़ा और डिटेल नॉलेज आपको होना चाहिए, इसके लिए क्या करें, थोड़ा पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। आपकी बहुत लोगों को एक सवाल होता है कि सब परसेंटेज चेंज जो हुआ है निकालना कैसे है ना। सपोज हम एक सिंपल एग्जांपल लेंगे, सपोज एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस जो था, जो ओरिजिनल प्राइस था 10 रुपए, कितना था, 10 रुपीज, और नया जो प्राइस है, न्यू प्राइस, वो है, न्यू प्राइस है 12 रुपीज, कितना है, 12 रुपीज। तो क्वेश्चन ये है कि सर इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो निकालना कैसे है, या परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो निकालना कैसे है। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, हम डिस्कस कर लेंगे 2 मिनट में, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला इज व्हाट, फॉर्मूला इज, देखो आपको निकालना क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपको निकालना है ना। तो फॉर्मूला है चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस। फॉर्मूला क्या है, चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, बिकॉज परसेंटेज फॉर्म में चाहिए इसलिए मल्टीप्लाई 100 हम करेंगे।
तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग चेंज, है ना, परसेंटेज चेंज आपको निकालना है डिमांड में या प्राइस में। प्राइस में है इसलिए हमने प्राइस लिया, डिमांड में निकालता हमने चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड ऐसा लिया होता, ठीक है। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे निकालेंगे ऐसे, चेंज इन प्राइस कितना है देखो, पहले 10 था अभी 12 हुआ, मतलब कितना चेंज हुआ, 2 रुपए चेंज हुआ, राइट। तो 2 रुपीज डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस कितना है, ओरिजिनल मतलब जो प्रीवियस प्राइस था, जो ओरिजिनल था कितना था, यहाँ पे 10 रुपए था पहले, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 100, ना, तो जीरो कैंसिल कितना बचा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आता है 20%। तो कितना चेंज हुआ हमारा, 20% चेंज हुआ। वैसे आप डिमांड में निकालोगे परसेंटेज कितना चेंज हुआ है, आपको डिमांड दिया रहेगा ओरिजिनल एंड न्यू डिमांड दिया रहेगा, आप वो निकालो एंड फिर यूज द फॉर्मूला कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान दिया होगा आपने, तो देखो मैं आपको थोड़ा भी जो हमने जो सिंपल फॉर्मूला बनाया है, तो वो कैसे बनाया है वो थोड़ा 2 मिनट में मैथमेटिकली सॉल्व कर लेंगे। देखो तो हमारा फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, मैं क्यों लिखता हूँ डायरेक्ट सिंपल में, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या आप सोच के देखो, चेंज इन डिमांड को हमने क्या परसेंटेज चेंज कैसे निकालना आपको पता है, चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस, तो पी प्राइस को मैं पी लिखूंगा, डिमांड को मैं क्यू लिखूंगा एंड चेंज को मैं डेल्टा लिखूंगा, ठीक है। तो देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड मल्टीप्लाई बाय 100, अग्री। चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड मल्टीप्लाई, आपको परसेंटेज कितना चेंज हुआ है डिमांड में आपको मिल जाएगा, डिवाइड बाय क्या है, चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, अग्री हो, अग्री हो। अभी देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 है, यहाँ पे 100 है, तो आपका 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको पता होगा अगर आपका डिनोमिनेटर में होता है तो ना, उसको अगर आपको मल्टीप्लाई करना आ गया तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो रेसिप्रोकल होता है, तो डेल्टा क्यू ऊपर जो था अपॉन क्यू, ऊपर जो था वैसे से दिखा रहेगा, यानी इसको जो आपको मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा आपका, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब उसका उल्टा हो जाएगा, है ना। तो डेल्टा पी अपॉन पी था, तो मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन डेल्टा पी ऐसा हो जाएगा, एंड दिस इज व्हाट वी हैव सीन द फॉर्मूला, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मतलब चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड मल्टीप्लाई बाय original price divided by change in price, and this is the formula if the numbers are given, है ना, if the percentage is given you will use the directly the formula percentage change in demand upon percentage change in price। आपको दोनों में से क्या दिया है आपको वो समझ के करना है, यूज करना है। जैसे एग्जांपल मैं आपको ये एग्जांपल दिया था कि प्राइस हमारा सपोज आपको दिया है, डिमांड एंड प्राइस का आपको डेटा दिया है, आपको दिया कि प्राइस डिमांड, सॉरी मैं उल्टा लिख दिया मैंने, आपको दिया है प्राइस एंड डिमांड का डेटा दिया आपको कि प्राइस जब 10 रुपए थी तब डिमांड था आपका एग्जांपल 100 क्वांटिटी, ठीक है ना। जब प्राइस आपकी 12 रुपीज हो गई तो डिमांड हो गई आपकी एग्जांपल 60 क्वांटिटी, कितनी 60 हो गई, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो देखो क्या करना है, यूज द सिंपल फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे देखा है, डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू होता है चेंज इन डिमांड 100 एंड 60 कितना चेंज हुआ है, 40 हुआ है, ठीक है ना, अपॉन क्यू मतलब ओरिजिनल डिमांड, तो ओरिजिनल कितना था 100 था, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय पी, पी मतलब कितना है ओरिजिनल प्राइस कितना था 10 रुपए, तो 10 रुपीज डिवाइड बाय डेल्टा पी दैट इज व्हाट चेंज इन प्राइस, तो 10 का 12 मतलब 2 रुपए चेंज हुआ है, तो -2 होता है, तो हम 2 लिखेंगे, क्यों, बिकॉज एक बात को समझना है कि यहाँ पे हम माइनस साइन को प्राइस इलास्टिसिटी निकालते वक्त ओनली in case of calculating price elasticity of demand we ignores the negative sign, क्यों, रीजन क्या इसका, बिकॉज हमेशा आपका आंसर नेगेटिव में आने वाला है, बिकॉज प्राइस और डिमांड में रिलेशन क्या होता है, इनवर्स होता है, रिलेशन इनवर्स होने के कारण क्या होगा, हमेशा जो रिलेशन है वो इनवर्स ही रहेगा, तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा, तो हमेशा अगर नेगेटिव में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे, इसलिए हमने सिर्फ 2 लिखा है, ठीक है। देखो ये कट होगा, ये कट होगा, ये कट होगा, ये कट होगा, 2 और 2 4 आपको, तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा, मतलब ईडी कितना है हमारा 2 आया, और आपको पता है ईडी 2 मतलब क्या है, ईडी इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या है, इट इज रिलेटिवली
इलास्टिक डिमांड क्या होता है? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होता है। समझ में आ गया? दिस इज द सिंपल फॉर्मूला, और उसका डेरिवेशन कैसे होता है आपको मैंने वो भी बता दिया। तो दिस इज सिंपलेस्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिंपलेस्ट मेथड है, बहुत सिंपल। आपको रेशियो निकालना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना। आपको परसेंटेज में नहीं दिए है तो ये फॉर्मूला यूज करो, चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज में निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट नंबर जो दिए है आप उसको यूज करो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, चलो अभी एक आपको कंसेप्चुअल मुझे क्लियरिटी करना है। देखो ये आपको एग्जाम के हिसाब से जरूरी नहीं, लेकिन आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी जरूरी है। मेरा आंसर 2 आया है, मेरा ईडी 2 आया, इसका मतलब क्या है? मेरा जब ईडी जब मेरा 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? आपको सोचना है थोड़ा। इसका मतलब ये होता है कि अगर ईडी 2 है, इसका मतलब क्या है? इफ प्राइस चेंजेस बाय 1% then demand will change by 2%। जो भी आपका ईडी आता है ना, समझ आपको वो क्या, उसका वो क्या आपको इंडिकेट करता है कि प्राइस 1% से चेंज हुआ तो डिमांड उतने परसेंट से चेंज होगा। यहाँ पे 1 का 2% मतलब क्या? जितना प्राइस में चेंज होगा उसका डबल चेंज इसमें होगा, डिमांड में होगा। डबल चेंज डिमांड में ना, 1 और 2 मतलब क्या? डबल दिख रहा है ना आपको। अभी समझना, आपको एग्जांपल मैं आपको दूंगा। सपोज ईडी अगर 0.7 है, इसका मतलब क्या है कि अगर, सुनना अच्छे से और लिख लेना लगा तो, इस 0.7 ईडी है, इसका मतलब क्या है कि अगर प्राइस 1% से चेंज हुआ तो डिमांड 0.7% से चेंज होगा। समझ में आ रहा आपको? सपोज ईडी अगर आपको दिया है 0, इसका मतलब क्या है कि अगर प्राइस 1% से चेंज हुआ तो डिमांड 0% से चेंज होगा, मतलब डिमांड चेंज ही नहीं होगा। समझ में आता है आपको अभी चीजें? सपोज आपको ईडी दिया है, एग्जांपल सपोज 4, इसका मतलब क्या है कि अगर प्राइस 1% से, देखो प्राइस हमेशा 1% के हिसाब से होता है, तो अगर प्राइस 1% से चेंज हुआ तो डिमांड कितने से होगा? 4% से होगा। समझता है? तो अगर आपको उसको और कैलकुलेट करना होगा, सॉल्व करना डिटेल में, तो देखो मैं आपको मैं ऐसा बता सकता हूँ। सपोज आपको दिया है ईडी इज इक्वल टू 3, कितना है आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे दिया 3, ठीक है। और आपको बोला है कि सपोज प्राइस चेंज बाय 20% से प्राइस सपोज बढ़ गया है, तो डिमांड कितने से चेंज हुआ है, आपको ऐसा पूछा है। देखो फॉर सिंपल क्वेश्चन क्या मेरा कि ईडी 3 है, आपको दिया डायरेक्टली, आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे दिया है 3, ठीक है। आपको बोला कि प्राइस जो है वो 20% से बड़ा है, तो आपको निकालना है डिमांड। तो आप निकाल के देखो आंसर, आपको आता है क्या? कितना आएगा आंसर? आंसर इज व्हाट? 60%। देखो सिंपल कैसे करना है, आपको कैसे करना है, अगर प्राइस और है डिमांड, अगर प्राइस 1% से चेंज हुआ तो ईडी, डिमांड कहते हैं 3 से होता है, ईडी आपको 3 दिया है, तो 1% के हिसाब से 3 जो भी ईडी दिया आपको यहाँ पे लिखना है। और अगर आपको दिया प्राइस, अगर प्राइस 20 रहा तो ये कितना, क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको मैं x लिखूंगा मैथ, तो 1 इंटू एक्स मतलब x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 20, कितना आएगा? 60 आएगा, 60%। समझ में आ गया आपको आंसर अभी कैसे होता है? सिंपल फॉर्मूला है। आपने फॉर्मूला में भी अगर वैल्यू पुट की होती तो भी आपको आ गया होता, बट फिर भी आपको लॉजिकल समझना चाहिए कि ईडी जब निकालते हो, ईडी आप जब निकालते हो तो उसका पर्पस क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। समझ में आपको क्लियर है? ईडी अगर 1 है, आपको नया क्वेश्चन पूछूंगा, आप खुद सॉल्व करेंगे। आपको ईडी दिया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको दिया 1, है ना, और आपको बोला है कि क्वांटिटी डिमांडेड फॉल बाय से एग्जांपल 20%, 20% से कम हुआ है, तो प्राइस कितने से चेंज हुआ होगा, आपको पूछा है। क्या आएगा आंसर? फास्ट निकालना आपको।
लिखो ना यहाँ पे ऐसे करके देखो, ये प्राइस ये डिमांड, प्राइस 1 से चेंज हुआ तो ईडी कितना है, तो ये भी 1 से होता है। तो आपको दिया क्या है, डिमांड दिया है, तो डिमांड 20 से हुआ है, तो प्राइस पूछा है, तो प्राइस कितने से होगा, x से, तो 20 मल्टीप्लाई बाय x, x कितना आएगा, 20 आएगा। सिंपल है ना, ईडी अगर 1 दिया है तो दोनों में सेम चीज होता है, वैसे भी आपको ये समझ आना चाहिए। लेकिन आपको बताया मैं यहाँ पे ये रहा हूँ कि प्राइस में आपको दिया है तो भी आप निकाल सकते हो चेंज, आपको डिमांड में चेंज दिया और प्राइस पूछा है तो भी आप निकाल सकते हो, अगर आपको ईडी भी दिया रहा तो। ठीक है, शायद ऐसा क्वेश्चन आपको 12th में ना पूछे, पूछा तो भी हमने तैयारी की वैसे, शायद आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन अगले लेवल के हिसाब से, आपको नॉलेज के हिसाब से ये बहुत समझना जरूरी है। ओके, तो आई होप आपको समझ आ रहा है। देखो यहाँ पे जो हमने बात की थी, प्राइस 20% से बड़ा था और आपको ईडी 3 दिया था, इसका आंसर आएगा 60 आएगा, बट मतलब क्वांटिटी डिमांडेड बाय चेंज बाय 60%, लेकिन बढ़ेगा कि कम होगा, तो आंसर आएगा, देखो प्राइस बड़ा था ना आपका 20% से प्राइस बड़ा, तो डिमांड कम होगा। रिलेशन हमेशा इनवर्स रखना है, लेकिन ईडी कितना है उसके हिसाब से क्या हुआ, डिमांड या प्राइस में आपको रिस्पेक्टिवली चेंज करना है। ओके, तो क्लियर है आपको चीज। चलो, तो अब जब आप जब ये मेथड को जब एक्सप्लेन करोगे तो आपको हमने जो पढ़ा आपको दिखाना है, फॉर्मूला लिखना है, उसका ये फॉर्मूला लिखेंगे, ये सब आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपको नंबर, न्यूमेरिक एग्जांपल देना है। देखो नंबर दिया आपको 20 प्राइस जब लिया, डिमांड 10 लिया, जब प्राइस 25 हुआ तो डिमांड कम हो जाएगा, और ऑब्वियसली है ना, प्राइस बढ़ा है तो डिमांड कम होगा। डिमांड 9 लिया आपने, तो ईडी क्या किया हमने, फॉर्मूला यूज किया, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन डेल्टा पी। आपने वैल्यूज पुट करो उसमें, खुद निकाल के देखो, है ना, यहाँ से लेने से अच्छा खुद निकाल के देखो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ईडी कितना आया, एग्जाम्पल यहाँ ईडी ईडी 4 आया, 0.4, सॉरी ईडी कितना आया, 0.4 आया। 0.4 मतलब क्या, ईडी इज लेस देन 1, पॉइंट में आया मतलब क्या, लेस देन 1 है, लेस देन 1 मतलब क्या, डिमांड इज रिलेटिवली इन इलास्टिक है। समझा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, जितना प्राइस में चेंज होगा उससे कम चेंज डिमांड में होगा। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे दिया है, आप खुद क्या करो, नंबर्स लो, कोई भी रैंडम नंबर्स लो, निकाल के देखो, आपको आना चाहिए निकालने। ओके, चलो, मैं आपको जो एक बात बताई थी याद रखना आपको। देखो वाइल यूजिंग, डू यू नो, आपको इसे नॉलेज के लिए पूछा है, एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ये जरूरी है समझना। While using percentage method of measuring price elasticity of demand, we must keep following points in our mind. क्या करना है आपको, वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव। देखो हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा, हमेशा नेगेटिव रहेगा, प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा नेगेटिव रहेगा। क्यों, बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव स्लोप ऑफ डिमांड, दैट इज व्हाट इनवर्स रिलेशनशिप। बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी इग्नोर नेगेटिव, हम क्या करें, इग्नोर करना, बिकॉज हमेशा अगर आने वाला है, एक आध बार आया तो हमको समझना पड़ेगा कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, बट हमेशा 100% हमें हर केस में आएगा, तो फिर हम क्या करें, उसको इग्नोर कर रहे हैं, जिससे हमारा कैलकुलेशन सिंपल बन जाए। ठीक है, इसलिए हमने भी क्या किया था, नेगेटिव को इग्नोर किया था। एंड सेकेंड प्राइस देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ प्योर नंबर, इन नंबर प्योर है, मतलब जो आप यूनिट्स जो मेजर कर रहे हो, देखो आप क्या करते हो, प्राइस को मेजर करते हो मनी के टर्म्स में, कि प्राइस 10 रुपए है, रुपीज में ना, आप रुपये करते हो। एंड जो आपका क्वांटिटी डिमांडेड होता है, वो लीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, या केजी में हो सकता है, अलग अलग यूनिट्स में हो सकता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या कर रहे हैं, आप नंबर की बात कर रहे हैं, प्योर नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया था कि हमारा प्राइस कितना था, 10 रुपए था, प्राइस मनी में था, क्वांटिटी कितनी थी, 100 यूनिट्स थे, या 100 केजी भी हो सकता है ना, या 100 लीटर भी हो सकता है, अगर ऑयल वगैरह कुछ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ क्या चाहिए, नंबर चाहिए, कि प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज हुआ तो डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज होगा। हमें वो लीटर है, मीटर है, केजी है, उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं होता है। समझ में आएगा कोई चीज, दैट इज द सेकंड थिंग हमको दिया है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द यूनिट्स इन विच द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स डिमांड आर मेजर्ड। डज नॉट डिपेंड बोला आपको ना, मतलब उस पर कोई डिपेंडेंस नहीं है, आपको सिर्फ प्योर नंबर निकालना है, कितना प्राइस है, रुपीज में लो, कितना नंबर है, जो भी आपको नंबर है, किलो है, मीटर है, लीटर है, जो भी है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, क्लियर यहाँ तक। ओके, नाउ सेकेंड थिंग इज total expenditure method. The second method to measure elasticity of demand is what, total expenditure method. ठीक है, और आपको मैं एक चीज बताना देना चाहता हूँ यहाँ पे पहले ही, कि आपको बुक में जो दिया हुआ है उन्होंने मेथड के बारे में,
उसमें उन्होंने गलत आपको दिया है, बहुत मेजर मिस्टेक उन्होंने की है, माइनर नहीं मेजर मिस्टेक की है। तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको जब मैं पढ़ाऊंगा अभी ये मेथड, तो क्या उन्होंने मिस्टेक की है आपको बताऊंगा मैं, और आपने क्या लिखना है वो भी बताऊंगा आपको मैं। तो आपके पास अगर पेन या पेंसिल, पेन ही ले लो आप डायरेक्टली, कोई गलती यहाँ पे, तो पेन ले लो साथ में, और आपके बुक में जो मैं करेक्शंस बोलूंगा वो करेक्शन आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे गलत दिया है, ध्यान से सुनना एकदम, फिर से बता रहा हूँ, गलत दिया है, आपको इसको सुधारना है, ठीक है। चलो पढ़ेंगे हम, चलो। सेकेंड इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। This method was developed by same Professor Marshall. In this method, total amount of expenditure before, अभी ये बहुत जरूरी लाइन है आपको, ये आपको समझना है। This is the core of this method. ये आपका क्या बेस है। ये मेथड में हम करते क्या है, तो टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर द प्राइस चेंज इज कंपेयर्ड, कि प्राइस जितना भी था, एग्जांपल ओरिजिनल प्राइस जो था, ओरिजिनल प्राइस उस पे कितना खर्चा था, और जब प्राइस चेंज हुआ, जब प्राइस नया प्राइस आपको मिला है, जब नया प्राइस आया है, तो उसके बाद खर्चा कितना चेंज हुआ, है ना। हम क्या करते हैं, ओरिजिनल प्राइस पे कितना खर्चा है देखते हैं, न्यू प्राइस पे कितना खर्चा है वो देखते हैं, और उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि डिमांड इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, या यूनिटरी इलास्टिक है। अभी 5 मेथड्स, 5 टाइप्स नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम 3 टाइप्स बोलेंगे। एक तो इलास्टिक, फिर वो परफेक्टली हो या रिलेटिवली हो, इलास्टिक कहेंगे। सेकेंड इनइलास्टिक कहेंगे, फिर वो कौन सा भी हो, है ना, परफेक्टली हो या रिलेटिवली हो। एंड थर्ड इज यूनिटरी इलास्टिक। तो तीनों में से एक आपको एक आंसर मिलेगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, ये मैथमेटिक्स नहीं है ना कि आप कोई भी फॉर्मूला यूज करो आपका आंसर सेम आएगा, ऐसा नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर रेशियो मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से, दोनों से आपका आंसर सेम आता है क्या, तो आंसर सेम नहीं आएगा, सेम आंसर सेम नहीं आएगा, समझ आपको। आंसर आपका जो आपका इलास्टिक जो आएगा वो अलग अलग आ सकता है, आता है जनरली। तो इसलिए आपको जो मेथड बोला है आपको वही समझना है, वही फॉलो करना है, उसी से आपको इलास्टिक निकालना पड़ेगा, ओके। तो आपको समझ में आ गया कि हम यहाँ पे निकालने के वाले हैं कि एक्सपेंडिचर एट ओरिजिनल प्राइस एंड एक्सपेंडिचर एट न्यू प्राइस विल बी कंपेयर्ड, एंड वी विल डिसाइड द डिमांड whether it is elastic or whether it is inelastic or it is a unitary elastic। तो तीनों में से क्या आएगा हम डिसाइड करेंगे बाय कंपेयरिंग एक्सपेंडिचर एट ओरिजिनल प्राइस एंड न्यू प्राइस। ये बात याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। फिर कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। करना क्या है पता चल गया आपको, हमें ओरिजिनल प्राइस पे कितना खर्चा देखना है, न्यू प्राइस पे कितना खर्चा है देखना आपको, और फिर डिसाइड करेंगे हम कि डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक है या यूनिटरी इलास्टिक है, ठीक है। इसका मतलब आपको ध्यान में आएगा कि हमें डिसीजन लेते वक्त डिमांड कितना है वो ज्यादा मैटर नहीं करता है, हमें क्या बातें मैटर करेगी, एक तो प्राइस और दूसरा एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। हाँ, डिमांड का डायरेक्टली कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इस मेथड में, बट इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंस तो होने ही वाला है। इनडायरेक्टली में जब बोलो इसका मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर निकालने के लिए आपको क्या लगने वाला है, डिमांड लगने वाला है ना। तो हम कंपैरिजन करने के लिए डिमांड को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने पहले मेथड में क्या किया था कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ऐसा लिया था हमने। तो हमने डिमांड वहां पे देखा था, डिमांड की बेसिस पे हमने डिसाइड किया था कि डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। बट यहाँ पे हम वो नहीं कर रहे हैं, हम डिमांड को पूरा इग्नोर कर रहे हैं डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली उसका यूज है। ऑब्वियसली हम इलास्टिक ऑफ डिमांड देखें तो डिमांड का तो काम आने वाला है, बट यहाँ पे डायरेक्टली यूज नहीं है, इनडायरेक्टली है। इनडायरेक्टली मतलब क्या, आप जब एक्सपेंडिचर निकालते हो तो एक्सपेंडिचर निकालते वक्त आपको क्या लगता है, डिमांड लगता है ना। देखो हम पढ़ेंगे हियर द टोटल एक्सपेंडिचर रिफर्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट होना चाहिए, यहाँ पे गलत हो गया है, चेंज कर लो। प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस मतलब क्या, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, है ना, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, लैंग्वेज का गलती यहाँ पे सिर्फ। तो यहाँ पे कर लो आप प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो क्या आपको प्राइस एंड उसका डिमांड जो है उसको मल्टीप्लाई करना है, आपको क्या मिल जाएगा, उस कमोडिटी पे कितना खर्चा कर रहे हो आपको मिल जाएगा। ऑब्वियसली खर्चा क्या होता है कि उस पर्टिकुलर कमोडिटी का कितना प्राइस है, एग्जांपल से सपोज 10 रुपए प्राइस है एक प्रोडक्ट का,
और आप उसके 2 यूनिट्स परचेस कर रहे हो, डिमांड कितना है 2 है, तो खर्चा कितना होगा 20 रुपए होगा। प्राइस 10 रुपए मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी डिमांडेड, 2 क्वांटिटी 20 रुपए। तो ये करना आपको, क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ये यहाँ तक करेक्ट, सिर्फ आपको लैंग्वेज का फर्क था, वो बड़ी बात नहीं है, उतना आपको कर लेना है। लेकिन अभी इसके बाद जो आपको दिया है उसमें बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी मिस्टेक उन्होंने की है बुक में, वो बाद में चेंज कर सकते हैं, अभी तो हमें खुद से चेंज कर लेना है। ठीक है, चलो पढ़ेंगे मेथड क्या है, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है, अगर समझ में आ जाए आपको तो बहुत सिंपल है। चलो, और नंबर्स पे फोकस करना है। ठीक है, इन दिस कनेक्शन मार्शल हैज गिवन द फॉलोइंग प्रपोजिशंस। क्या कह दिए देखो, अभी यहाँ पे 3 बातें होती है, तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड या रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। तो जो एक्सट्रीम केसेस जो है, जो आपको रेयरली देखने मिलते हैं, वो निकाल दिया उन्होंने, है ना। जो परफेक्टली इलास्टिक है और परफेक्टली इनइलास्टिक है, उन दोनों को निकाल दिया, बिकॉज वो रेयरली देखने मिलता है आपको, वो रेयरली देखने मिलता है, इसलिए वो दोनों निकाल दिए। तो तीनों में से अभी 3 टाइप उन्होंने बताया इस मेथड में, तो तीनों में से आएगी। अभी हम क्या करते हैं, पहले टेबल समझते हैं, टेबल में मिस्टेक क्या की है वो समझते हैं, और फिर जो मेथड है उसको समझेंगे। ठीक है, हाँ, टेबल समझना सबको, जो टेबल यहाँ पे दी है वही नंबर लेंगे हम। ठीक है, चलो, आपको मैं नए नंबर भी दे सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, नंबर आप अलग नंबर भी ले सकते हो। ठीक है, जरूरी क्या है देखो, आपको दिया है दिस इज व्हाट ओरिजिनल प्राइस, दिस इज व्हाट डिमांड, ये क्या है, आउटले मतलब होता है एक्सपेंडिचर, आउटले मतलब ही एक्सपेंडिचर, तो आप आउटले लिखो या एक्सपेंडिचर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ, एंड लास्ट में कॉलम आपको दिया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वहां पे क्या आएगा फिर। ठीक है, तो हम समझ लेंगे। फर्स्ट, जब आपको प्राइस दिया है 10 रुपए, तो डिमांड कितना है 6 है, तो हमें डिमांड पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, डिमांड का सिर्फ पर्पज यहाँ पे इतना ही है, आपको खर्चा निकालने के लिए डिमांड लगने वाला है, बाकी उसको आपको कंपैरिजन के लिए नहीं काम आने वाला है। ठीक है, तो जब प्राइस 10 रुपए है, डिमांड 6, तो खर्चा कितना है 60 है, कितना है खर्चा 60 है। जब प्राइस 20 रुपए हो गया, कितना हो गया 20 रुपए हो गया, तो खर्चा कितना हो गया 100 हो गया, मतलब प्राइस 20 हुआ, डिमांड 5 हुआ, देखा होगा आपने, खर्चा कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, मतलब आपको देखना क्या है कि ओरिजिनल प्राइस पे खर्चा कितना है 60 रुपए, न्यू प्राइस पे खर्चा कितना है 100 रुपीज, आपको दोनों को कंपेयर करना है एंड डिसाइड करना है कि डिमांड जो है वो इलास्टिक है या इन इलास्टिक है या यूनिटरी इलास्टिक है। ठीक है, तो करना क्या है, सिंपल एकदम बात है, ध्यान दो। अगर अगर नया प्राइस जो है वो बड़ा है, न्यू प्राइस बड़ा है, एंड उससे खर्चा जो है वो भी बढ़ गया है, प्राइस बढ़ने से अगर खर्चा भी बढ़ गया है, मतलब क्या, चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली रिलेटेड, तो उस केस में इलास्टिसिटी जो होता है वो क्या होता है, गलत दिया है, उस केस में होता है ईडी इज लेस देन 1। क्या होता है, ईडी इज लेस देन, यहाँ पे आपके यहाँ पे इसे कट कर दो डायरेक्टली, आपको चाहिए तो आप पेंसिल से कट करो, लेकिन आपको समझना चाहिए वो गलत है। आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ईडी इज ग्रेटर देन 1 आएगा। समझना है, अगर प्राइस बढ़ने से खर्चा भी बढ़ रहा है, या प्राइस कम होने से खर्चा भी कम हो रहा है, मतलब प्राइस जो चेंज हुआ है और जो खर्चा चेंज हुआ है, दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो डिमांड आपका होता है रिलेटिवली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक इसलिए मैंने लेस देन 1 लिखा, यहाँ पे उन्होंने उल्टा कर दिया है। ठीक है, ध्यान में आपको, अभी सेकेंड वाला जो है बी वाला वो करेक्ट है, ये रॉन्ग था, यहाँ पे दिया हुआ कि देखो प्राइस आपका 30 रुपीज है, खर्चा कितना आ रहा है 120, डिमांड आपको नंबर जो है याद करने पड़ेंगे, या आप आपके सब नंबर आप खुद बना लो कुछ तो भी, और वो नंबर यूज किए तो भी चलेंगे। कितना आएगा 4, कितना आएगा 120 रुपए, प्राइस 40 रुपए जब हुआ तब डिमांड हुआ 3 यूनिट्स, खर्चा कितना हो गया 120। देखो प्राइस चेंज हुआ तो प्राइस विल राइज और फॉल, बट एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोडक्ट विल रिमेन कांस्टेंट,
प्राइस आपका बढ़ेगा या कम होगा, लेकिन खर्चा जो है अगर वो कांस्टेंट रहेगा, देखो पहले भी 120 था जब प्राइस 30 रुपीज था, जब प्राइस 40 रुपीज हुआ तब भी खर्चा कितना है, 120 ही है। मतलब प्राइस बढ़ा फिर भी खर्चा क्या है, सेम है, सेम है। तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे ईडी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिट याद है ना आपको, दैट इज करेक्ट। एंड थर्ड जो होता है, जो हमने पहला देखा उसको उल्टा, अगर प्राइस बढ़ा उससे खर्चा कम हो गया, प्राइस बढ़ने से खर्चा कम हो गया, या प्राइस कम होने से खर्चा बढ़ गया, मतलब चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन एक्सपेंडिचर इज इनवर्सली रिलेटेड, आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। समझा? जैसा एग्जाम्पल देखो, प्राइस 50 था, खर्चा कितना था, 100 रुपीज था। प्राइस 50 रुपए था, खर्चा कितना है, 100 रुपीज है। जब प्राइस 60 रुपए हो गया, मतलब प्राइस बढ़ा है, प्राइस बढ़ गया ना, हाँ, खर्चा क्या हुआ, 100 से 60 हो गया, मतलब खर्चा कम हो गया। तो प्राइस बढ़ने से खर्चा कम हो रहा है, या उल्टा प्राइस कम होने से खर्चा बढ़ गया होता, मतलब प्राइस में जो चेंज हुआ है और एक्सपेंडिचर में जो चेंज हुआ है वो क्या है, इनवर्स हो रहा है। प्राइस बढ़ा है, यहाँ पे खर्चा कम हो गया। अगर ऐसा आपको देखने मिल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, ये गलत है। उसे कहेंगे ईडी ग्रेटर देन 1, दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। समझ में आएगा? ओके, तो याद रखना है, हम पढ़ेंगे अभी, देखो बुक में से गलती क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे है, वहां पे हम करेक्ट करेंगे। तो पेन पेंसिल पेन साथ में लेके बैठना, करेक्ट करना आपको। हाँ, when with a given change in the price of a commodity, total outlay increases, elasticity of demand is greater than 1। अभी जो डेफिनेशन दिया है ना वो बहुत वेग दिया है, मतलब उन्होंने क्या बोला है कि कमोडिटी का प्राइस चेंज होगा उससे खर्चा बढ़ेगा, तो डिमांड क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1 रहेगा। ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, आप यहाँ पे ऐसा कह सकते थे, देखो यहाँ पे दो तरीके से आप कह सकते हो। क्या, मैंने यहाँ पे देखो जानबूझ के उसको हाईलाइट करके रखा है वर्ड को कि आपको वहां पे बदलना है। व्हेन विथ अ गिवन फॉल, यहाँ पे आप ऐड करो फॉल, चेंज की जगह करो फॉल ऐड करो। व्हेन विथ अ गिवन फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, टोटल आउटले इंक्रीजेस, मतलब क्या, कमोडिटी का प्राइस कम होने से खर्चा क्या हो गया, बढ़ गया। खर्चा क्या हो गया, बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया। उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे ग्रेटर देन 1। मतलब जो हमने थर्ड में देखा ना, ये क्या है, लेस देन, इट इज ग्रेटर देन 1, जो हमने थर्ड में देखा था। आपको याद रखना है जी ना, यहाँ पे आप जब ये बदल रहे हो, उल्टा कर रहे हो, तो आपको नंबर बदलने हैं। ये नंबर आपको यहाँ पे लेने हैं और ये वाले नंबर आपको यहाँ पे लेने हैं। मतलब फिर आप ए में ये नंबर दिखाओगे तो फिर आपका करेक्ट हो जाएगा। सीक्वेंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो, हाँ, तो क्या बन जाएगा, when with a given fall in the price of the commodity, total outlay increases, then elasticity of demand is greater than 1। समझा? या आप ऐसा कर, आप एकदम कॉमन एक जनरल स्टेटमेंट दे सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो आप कि when due to change in the price of the commodity, when due to change in the price of the commodity, total outlay या total expenditure changes, total outlay or expenditure changes in opposite direction or changes inversely or changes opposite direction। क्या हो रहा हूं मैं, when due to change in the price of the commodity, total outlay or expenditure changes in opposite direction, then elasticity of demand is greater than 1। मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, सुन लो और लिखो, है ना। इसका मतलब क्या है कि जब प्राइस में चेंज होगा और उससे आपका खर्चा भी चेंज होगा, बट कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपका ईडी क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। तो ग्रेटर देन 1 मतलब क्या होता है, रिलेटिवली इलास्टिक होता है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है।
यहाँ पे गलत है, हाँ, आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, ठीक है। सेकेंड देखो, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। व्हेन प्राइस फॉल्स और राइजेस, टोटल आउटलेट डज नॉट चेंज, ये करेक्ट है, इसमें आपको चेंजेस की कोई जरूरत नहीं है। प्राइस कम होगा या राइज होगा, बट उससे क्या होगा, आउटले मतलब एक्सपेंडिचर क्या होगा, डज नॉट चेंज और रिमेन कांस्टेंट। खर्चा क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा, उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे इक्वल टू 1, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्लियर, दैट इज करेक्ट, ठीक है। हाँ, एंड थर्ड, तो अभी आपको पता है थर्ड में क्या होगा फिर, व्हेन विथ अ गिवन चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी टोटल आउटलेट डिक्रीजेस, ऐसा बोला है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, फॉल ही आएगा। एक तो आप ऐसा लिखो, व्हेन विथ अ गिवन फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी टोटल आउटलेट डिक्रीजेस, मतलब प्राइस कम होने से खर्चा क्या हो गया, कम हो गया, मतलब दोनों क्या हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा है, सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, राइट। तो क्या होगा, इलस्ट्रेटिव डिमांड इज लेस देन 1, क्या आएगा फिर, लेस देन है। दोनों का जरूरत क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में जाने चाहिए, तो एक तो यहाँ पे चेंज यहाँ पे फॉल कर दो, एक चीज करो, और यहाँ पे लिख सकते हो आप, when due to change in the price of the commodity, when due to change in the price of the commodity total outlay comma oblique expenditure changes, है ना, due to change in the price of the commodity total expenditure changes in same direction, changes in same direction, then elasticity of demand is less than 1, दोनों सेम डायरेक्शन में आना चाहिए। फिर प्राइस कम हो रहा है तो खर्चा भी कम होना चाहिए, एक्सपेंडिचर। प्राइस अगर बढ़ रहा है तो खर्चा भी बढ़ना चाहिए, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, लेस देन 1 कहेंगे। क्लियर है आपको चीजें, चलो अभी आपको देखो, ऑब्वियसली आपको यहाँ पे जो टेबल में जो नंबर्स लिए आपने, क्या करना, आपको उससे एक्सप्लेन करना है, जो आपने लिखा है यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, अलग अलग एग्जांपल ए, एग्जांपल बी एंड एग्जांपल सी। तो आपको पता चल चुका होगा कि हमने जो एग्जांपल सी में लिखा है आपको यहाँ पे ए पे लिखना है, और अब ए के जगह पे आपको उसको एक्सप्लेन करना है। जो आपने बी लिखा है वो तो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो यहाँ पे सी है वो आप यहाँ पे ए वाला सी पे लिखेंगे और उसके आगे उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं सी वाला पढ़ूंगा, बिकॉज यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला ऊपर लिखेंगे, उसको हम नाम ए देंगे, है ना, आपको ध्यान में आएगा। और ये जो सी है कहाँ पे है, ये वाला, इसको हम सी नाम देंगे, बिकॉज हमने क्या किया, उसको चेंज किया है, आपको पता है। तो जो सी वाला पढ़ेंगे, इन एग्जांपल ए जो हमने चेंज किया है, ओरिजिनल प्राइस इज 50 पर यूनिट एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज 2 यूनिट्स, सेम। देयरफॉर टोटल एक्सपेंडिचर इज 100, खर्चा खर्चा कितना है, 100 रुपए है, आपको वही लिखना है कि प्राइस 50 रुपए है, खर्चा जितना भी है, दो डिमांड 2 है आपने लिखा है, तो खर्चा 100 है। हाँ, व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम राइजेस टू 60, जब प्राइस 60 रुपीज हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स टू 1 यूनिट, तो सिंपल आपको पहले 4 लाइन क्या हो गया आपके, कि प्राइस कितना है ओरिजिनल, डिमांड कितना है, तो खर्चा कितना हुआ। फिर प्राइस बढ़ा, आपने जो भी नंबर लिए प्राइस बढ़ गया तो डिमांड इतना हुआ, तो खर्चा कितना हुआ, इतना हुआ। फिर आपको लिखना कि हुआ क्या। इन दिस केस टोटल आउटले इज लेस देन ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, है ना, टोटल आउटले क्या है, लेस देन ओरिजिनल एक्सपेंडिचर है। हाँ, हेंस इसका आपको लिखना है कि ड्यू टू राइज इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर फॉल्स, प्राइस बढ़ने से क्या हुआ है, खर्चा कम हुआ है, एंड इसीलिए इसीलिए क्या है, इलास्टिसिटी इज क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा, क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। समझ में आया आपको, दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। समझ में आ रहा है। सेकेंड, आपने अभी सेकंड वाले बी वाले नंबर लिए है, तो वही आप लिखेंगे बी वाले नंबर। हाँ, एग्जांपल बी, ओरिजिनल प्राइस इज 30 पर यूनिट, डिमांड इज 4, देयरफॉर खर्चा 120 है, इन प्राइस राइजेस टू 40, क्वांटिटी 3, खर्चा भी सेम है। इसका मतलब क्या है, इन दिस केस टोटल एक्सपेंडिचर आउटले मींस एक्सपेंडिचर इज सेम, दैट इज इक्वल,
टू ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, है ना, जितना पैसा खर्चा पहले था उतने अभी भी है, तो क्या हो जाएगा, हेंस इन दिस एग्जांपल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, क्या आएगा, इक्वल टू 1 आएगा। इसका मतलब क्या है, यूनिटरी इलास्टिक आएगा। ओके, थर्ड, अभी जो हमने नंबर यहाँ पे लिए है ए वाले में 10 6, वो सी में लिखना है आपको, है ना। एग्जांपल सी, ओरिजिनल प्राइस इज, क्या आएगा देखो, 10 रुपीज पर यूनिट, डिमांड इज 6, तो खर्चा कितना आएगा, 60 आएगा। व्हेन प्राइस राइजेस टू 20, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स टू 5 यूनिट्स, डिमांड 5 हो गया, तो खर्चा कितना होगा, 100 हो गया। इसका मतलब क्या, प्राइस बढ़ने से, प्राइस 10 रुपए से 20 हुआ, खर्चा 60 से 100 हो गया, मतलब प्राइस बढ़ने से खर्चा भी बढ़ रहा है। आपको लिखना है कि इन दिस केस ड्यू टू राइज इन प्राइस एक्सपेंडिचर आल्सो राइजेस, हेंस elasticity is greater, elasticity is less than 1, that means relatively inelastic demand, huh? In this case outlay is greater than original expenditure, hence example elasticity of demand is क्या आएगा, less than 1, less than 1, that is relatively inelastic demand। ध्यान देना है, ठीक है। नंबर आप आपके हिसाब से बदल सकते हो, नंबर आपको चाहिए तो आप, मैं आपको नंबर दे दूंगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है। आज हम यहीं पे रुकने वाले हैं, आप हम एक्स्ट्रा थर्ड मेथड हम कल पढ़ेंगे, बिकॉज ये जो चीज है आपको उस पर बहुत काम करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको बता दिया है, देखो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ये भी बराबर था कि आपको देखना क्या है, चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंडिचर एट ओरिजिनल प्राइस एंड एक्सपेंडिचर एट न्यू प्राइस आपको कंपेयर करना है। तो आपने ध्यान देगा ना, आपने क्या किया, सिर्फ खर्चा कंपेयर किया, हमने डिमांड को सिर्फ एक्सपेंडिचर निकालने के लिए हमें काम आता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इलास्टिक क्या आएगा आपको, हमने चेंज किया यहाँ पे, व्हेन विद अ गिवन फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी टोटल आउटले इंक्रीजेस, कमोडिटी प्राइस कम होने से खर्चा बढ़ेगा, तो क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है। रिलेटिवली इलास्टिक उसे कहेंगे हम। तो आप जब नंबर यूज करोगे तो आपको करना है, ये सी वाला ए में करना है, ए वाला सी में करना है, और उस हिसाब से क्या करोगे, टेबल का एक्सप्लेनेशन भी देंगे। ये भी आपको मैंने बताया, विद द गिवन फॉल इन प्राइस एक्सपेंडिचर आल्सो फॉल्स, या आप ऐसा सिंपल कहो कि ड्यू टू चेंज इन प्राइस एक्सपेंडिचर चेंजेस इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में रहा, देखो अगर अपोजिट में रहा तो ये होता है क्या, रिलेटिवली इलास्टिक होता है। अगर सेम डायरेक्शन में रहा तो क्या होता है, ये होता है लेस देन 1 वाला। समझ में आएगा, जैसा यहाँ पे हमने देखा है ना, प्राइस कम होने से खर्चा भी कम हुआ है, तो लेस देन 1, प्राइस बढ़ने से खर्चा कम हुआ है, इनवर्स रिलेशन, ग्रेटर देन 1, वो प्राइस चेंज होने से खर्चा चेंज ही नहीं हुआ है, सेम रहा है, तो इलास्टिसिटी इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जैसे 3 टाइप आपको यहाँ पे समझ में आएंगे, बाय कंपेयरिंग एक्सपेंडिचर एट ओरिजिनल प्राइस एंड एट न्यू प्राइस, ठीक है। आपको अगर एग्जांपल चाहिए तो मैं आपको ये और एग्जांपल देता हूँ। देखो आप एग्जांपल आपको ऐसे लेना है जो आपके हिसाब से है ना, तो सपोज यहाँ पे आपको ओरिजिनल प्राइस दिया है, क्वांटिटी डिमांडेड दिया है, एक्सपेंडिचर दिया है, और यहाँ पे मैं ईडी लिखूंगा, ठीक है। सपोज प्राइस हमारा सपोज 25 है, डिमांड अगर 4 है, तो कितना आएगा खर्चा, 100 आएगा ना। केस देखो, अभी मैं केस मेरे हिसाब से लिख रहा हूँ, आपको केस आपके हिसाब से लिखना है। प्राइस अगर 20 हो जाए, प्राइस क्या हुआ, कम हुआ है, सॉरी प्राइस कम हुआ है, तो डिमांड क्या होगा, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ता है, तो 4 का सपोज 5 हो गया, तो खर्चा कितना आएगा, 100 आएगा। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको लिखना है, देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, विथ अ राइज और फॉल इन प्राइस एक्सपेंडिचर
रिमेन्स सेम, क्या है, सेम है ना, तो क्या कहेंगे उसे हम, ईडी इज इक्वल टू 1, दैट इज व्हाट, दैट इज व्हाट, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। समझा? देखो प्राइस चेंज हुआ फिर भी खर्चा क्या है, खर्चा क्या है, कांस्टेंट है। 25 रुपए जब था प्राइस तब भी खर्चा 100 ही रुपए हो रहा था आपका, जब 20 रुपए है तब भी खर्चा कितना हो रहा है, 100 ही हो रहा है। तो प्राइस चेंज होने के बावजूद भी आपका खर्चा अगर कांस्टेंट है तो उसे कहेंगे क्या, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ईडी इज इक्वल टू 1। अभी जो सीक्वेंस है ए बी सी आप आपके हिसाब से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन गलत नहीं लिखना है, जो बुक में दिया वो गलत था। बी देखो, तो 25 रुपए सब आपका एग्जाम्पल 25 रुपीज आपका प्राइस है, डिमांड 4 है, तो सपोज ये 100 है, ठीक है। अभी प्राइस आपका कम हुआ, प्राइस कितना हो गया, 20 रुपए हो गया, डिमांड कितना हो गया, सपोज एग्जांपल हम लेंगे 3 हो गया, नहीं डिमांड बढ़ना चाहिए, सॉरी, डिमांड सपोज आपका 6 हो गया, कितना हो गया, 120, कितना हुआ, 120। देखो अभी प्राइस क्या हुआ है, कम हुआ है, देखो तो प्राइस फॉल हुआ है, फॉल 25 से 20 में प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी सॉरी एक्सपेंडिचर, हमें डिमांड नहीं, हमें क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर क्या हुआ है, 100 था 120 मतलब क्या हुआ, राइज हुआ है, प्राइस कम हुआ, खर्चा बढ़ गया, तो क्या है, दे आर इनवर्स रिलेशन है, बराबर, इनवर्स अपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या होगा, ईडी विल बी ग्रेटर देन 1 आएगा, ग्रेटर देन 1 मतलब क्या, रिलेटिवली इलास्टिक, ठीक है, समझ में आ गया, हाँ। एंड नेक्स्ट सी वाला केस, सपोज आपका प्राइस सपोज 25 है, डिमांड सपोज 10 है, खर्चा कितना आएगा, 250, 250, बराबर है। अभी सब आपने प्राइस कम किया, प्राइस अब आपने कम किया, कितना किया आपने, प्राइस 20 किया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नंबर ऐसे लेना है जिससे क्या होगा, आपका खर्चा, खर्चा क्या आएगा, कम होना चाहिए, है ना। तो सपोज हम देखो हम डिमांड ले रहे हैं 11, है ना, कितना आएगा देखो, 220, तो प्राइस 25 से 20 हो मतलब प्राइस कम हुआ है, देखो आपको प्राइस कम हुआ है, डिमांड बढ़ा है, दिख रहा है आपको, तो रिलेशन हमने इनवर्स ही रखा है, रिलेशन में कुछ चेंज नहीं किया है, लेकिन हमें डिमांड देखना है, हमें खर्चा देखना है, तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, प्राइस क्या हुआ है, फॉल हुआ है, प्राइस फॉल, एक्सपेंडिचर देखना है, 250 था पहले, अभी कितना हुआ है एक्सपेंडिचर, सोचो बताओ, 250 था, अभी 220 हो गया, मतलब प्राइस एक्सपेंडिचर भी क्या हुआ है, फॉल हुआ है, दैट मीन्स, दैट मीन्स व्हाट, रिलेटेड डायरेक्टली ना, डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं दोनों, इसका मतलब ही क्या है, ईडी विल बी लेस देन 1, दैट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। समझ में आएगा, देखो नंबर आपको मैं देख लो, आपको वहां पे जो दिया है गलत है, आप ये नंबर ले लो और ये नंबर को एक्सप्रेस वहां पे एक्सप्रेस करो डायरेक्टली तो भी चलेगा, बुक में नंबर जो दी है वही लिख के आपको बताना है, इसकी जरूरत नहीं होती है, आप ये नंबर लो, बताओ आपको और भी लगता है और भी कोई सिंपल नंबर्स है तो वो नंबर लो, लेकिन देखो ये केस तो अभी बराबर दिया था बुक में भी, ये जो दोनों केसेस है वो उन्होंने उल्टा कर दिया है, गलत कर दिया है, उन्होंने बहुत वेग दिया है, गलत दिया है, तो नहीं, आपको क्या करना है, प्राइस में चेंज हुआ
और उससे खर्चे में चेंज होगा। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो इनइलास्टिक, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो इलास्टिक। इसके पीछे का लॉजिक भी है, लॉजिक सिंपल है, लॉजिक सिंपल है। मैं बताने का प्रयास करूंगा, समझ में आया तो अच्छी बात है, समझ में नहीं आया तो भी आपको करना है लॉजिक को, यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पे आपको समझना है रिलेशन, है ना। लॉजिक सिंपल, देखो हमारा हम ईडी ग्रेटर देन 1, ईडी ग्रेटर देन 1 मतलब इलास्टिक कब कहते हैं, जब डिमांड में चेंज ज्यादा होता है कंपेयर टू प्राइस। आपको पता है चीज, हम ईडी ग्रेटर देन 1 कब कहते हैं, जब जब चेंज डिमांड में ज्यादा होता है कंपेयर टू प्राइस, बराबर है। अभी यहाँ पे तो हम डिमांड कंसिडर नहीं कर रहे, डिमांड को नहीं ले रहे, राइट। हाँ, लेकिन देखो प्राइस कम होने से खर्चे में दो बातें हैं, खर्चा जो हम एक्सपेंडिचर निकालते हैं उसमें दो बातें हैं। क्या दो बातें हैं, एक प्राइस है और दूसरा डिमांड है। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी डिमांडेड, बराबर है। तो एक्सपेंडिचर में दोनों बातें आती है, बराबर है। अभी मुझे बताओ ईडी, देखो ईडी ग्रेटर देन 1 कब आएगा, व्हेन प्राइस इज नॉट इन्फ्लुएंशियल। जब प्राइस इन्फ्लुएंशियल नहीं होता है, मतलब डिमांड इन्फ्लुएंशियल है, जब डिमांड का इंपैक्ट ज्यादा होता है। एंड ईडी लेस देन 1 कब आता है, व्हेन प्राइस में चेंज ज्यादा होता है, प्राइस चेंजेस मोर। मतलब क्या, प्राइस का इंपैक्ट ज्यादा रहेगा, प्राइस इन्फ्लुएंशियल फैक्टर रहेगा, बराबर है ना। ओके, तो देखो यहाँ पे प्राइस कम होने के बाद भी अगर खर्चा बढ़ रहा है, प्राइस कम हुआ फिर भी क्या हो गया, खर्चा बढ़ गया, 100 से 120 हो गया। इसका मतलब क्या है, जो एक्सपेंडिचर है उसमें डिमांड का कंपोनेंट क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब क्या, डिमांड में चेंज ज्यादा हुआ होगा, इसीलिए प्राइस कम होने के बाद भी खर्चा क्या हुआ है, बढ़ गया है। और इसीलिए जब डिमांड मतलब प्राइस का इन्फ्लुएंस कम होता है, जब प्राइस में चेंज कम होता है कंपेयर टू डिमांड, तब क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, इलास्टिक होता है, और इसलिए हमने वहां पे इलास्टिक नाम दिया है। लेकिन जब प्राइस कम होने से खर्चा भी कम हो रहा है, देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डिमांड का ज्यादा इन्फ्लुएंस है क्या, नहीं, इन्फ्लुएंस इसका है, प्राइस का है। प्राइस के हिसाब से खर्चा बदल रहा है, प्राइस कम है तो खर्चा भी कम, प्राइस कम है तो खर्चा भी कम है, प्राइस बढ़ गया तो खर्चा भी बढ़ जाएगा, मतलब प्राइस के हिसाब से खर्चा बदल रहा है, मतलब प्राइस इन्फ्लुएंशियल है। तो जब प्राइस इन्फ्लुएंशियल है मतलब प्राइस में जब चेंज ज्यादा होता है, मतलब क्या होता है, इलास्टिक नहीं होता है, इनइलास्टिक होता है, इसलिए वहां पे हमने इनइलास्टिक नाम दिया। तो और यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल, प्राइस कम होने के बाद भी खर्चा बढ़ रहा है, मतलब प्राइस इन्फ्लुएंशियल है क्या, प्राइस से चेंज ज्यादा किस अलग में हुआ है, अलग क्या है, फिर डिमांड है, इसलिए ग्रेटर देन 1 है। समझ में आएगा। तो बुक में जो दिया है 100% गलत है, मैं जो बता रहा हूँ 100% सही है ना। आपको चाहे तो जो लोग सीए में हैं वो लोग सीए के बुक में चेक करते, सीए हो या सीएस वाला जो बुक है, या सिंपल आपको नहीं लगता है कुछ भी तो आपका ओल्ड बुक जो है वो आप रेफर करो, आपको मिल जाएगा। ओल्ड बुक में आपको दिया है, ये जो मैं बताया इसी तरीके से दिया है, ठीक है। तो मेरे को भरोसा रखना है और जो मैंने बताया उसको चेंज कर लेना है। ओके ओके, बचा हुआ हम जो थर्ड मेथड है उसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके चलो, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।